बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर द ओल्ड मैन एंड द सी के हवाले से हम 2 क्वेश्चंस पहले से तैयार कर चुके हैं। हेमिंगवे के नाम से हेमिंगवे पे एक डिटेल लेक्चर हो चुका है और एक लेक्चर हो चुका है हेमिंगवे के राइटिंग स्टाइल पर। आज हम इसकी समरी, इसकी कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स और इसकी कुछ जिसे कहते हैं सेटिंग्स, थीम वगैरह पढ़ेंगे और ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन प्रिपेयर होगा आपका। ये एक नोवेला है। नोवेला छोटे नावल को कहते हैं। वैसे तो क्रिटिक्स अभी इस बात पर उन्होंने कोई हतमी एक नंबर ऑफ़ पेजेस नहीं दिए कि इतने पेजेस या इतने वर्ड्स पर मुश्तमिल जो नावल है वो नोवेला होगा और उससे ज़्यादा वाला नावल होगा। लेकिन आम अंदाजे के तौर पर एक छोटे नावल को नोवेला कहा जाता है और ये एक छोटा नावल है। जो आपने मिस्टर चिप्स पढ़ा था सेकेंड ईयर में, या अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है तो उसमें जो आपने एनिमल फार्म वगैरह जो नॉवेल्स पढ़े हैं वो नोवेला होते हैं। एक इसकी जो सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि हेमिंगवे सिंबल्स में लिखने का आदी है। अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये एक ओल्ड मैन की फ़िशिंग की स्टोरी है, जो कि बज़ाहिर एक आम सी स्टोरी नज़र आती है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी जो एक फ़िशरमैन है वो जाता है और मछलियाँ पकड़ता है। लेकिन अगर इसको अलामती तौर पर देखा जाए, सिंबल्स कहते हैं अलामत को, और अलामत मतलब बज़ाहिर वो एक आम सी चीज़ होती है, लेकिन उसके जो इनर मीनिंग होते हैं वो बहुत ही डीप होते हैं। तो फ़िश है, बज़ाहिर वो फ़िश पकड़ने जा रहा है, लेकिन दर हकीकत ये इंसान की स्टोरी है कि कैसे वो लाइफ में अपनी एम्बिशंस या अपनी डिज़ायर्स के पीछे कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है। तो फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ बताने की कोशिश की है हेमिंगवे ने इन सिंबल्स के थ्रू। हेमिंगवे के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही डीप लेयर्स में लिखते थे। हमने आइसबर्ग थ्योरी पहले पढ़ी है कि सिर्फ 1/8 जो है वो ऊपर नुमायाँ होती है और बाकी सारा जो है वो नीचे होता है, छुपा हुआ होता है। और उनकी जो राइटिंग स्टाइल है उसको व्हील विद इन व्हील्स भी कहते हैं, यानी मीनिंग्स हैं उनके अंदर भी एक मीनिंग है और उसके अंदर भी एक मीनिंग है। यानी आप जितनी मर्ज़ी उसकी एक्सप्लेनेशन करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंबॉलिक राइटिंग कहते हैं। नोबेल प्राइज़ मिला हेमिंगवे को इसी स्टोरी पर, और पुलिट्ज़र प्राइज़ भी एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि वैल्यूएबल प्राइज़ है लिटरेचर का, वो भी इसी स्टोरी पर मिला। सेटिंग होती है वो जगह, टाइम, या जिसे कहते हैं कि बैकग्राउंड जिसमें कोई ना नावल सेट होता है, जिसमें उसके किरदार रहते हैं या जिस वक्त में वो काम हो रहा था। तो ये गल्फ स्ट्रीम का के किनारे पर एक फ़िशिंग विलेज है छोटा सा, हवाना के नज़दीक क्यूबा का। एंड ऑफ समर इसका टाइम है, गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं। कुछ मिड 20th सेंचुरी यानी 1950-60 के नज़दीक ये लिखा गया है। लैंग्वेज इसकी बहुत ही सिंपल है। पहले भी पढ़ चुके हैं हेमिंगवे के राइटिंग स्टाइल में कि बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मेन क्लॉजेस यूज़ करते हैं, डायलॉग्स बिल्कुल सिंपल होते हैं। कहीं कहीं स्पेनिश यूज़ की है, क्योंकि जो फ़िशिंग विलेजेस हैं क्यूबा की, वहाँ पर यूज़ होती है स्पेनिश लैंग्वेज, तो कहीं कहीं ओल्ड मैन जो है वो स्पेनिश लैंग्वेज यूज़ करता है। थीम्स इसकी फिर वही बात आ जाती है कि चूँकि सिंबॉलिक राइटिंग है और बहुत ही लेयर्स ऑफ मीनिंग्स हैं, तो बहुत सी थीम है। डिटर्मिनेशन है, पुख्ता अज़्म कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ज़िंदगी में कैसे हालात आएँ, कैसी मुश्किलात आएँ, क्या रिज़ल्ट हो, आपको अपना इरादा पक्का रखना चाहिए। प्राइड, आपको फ़ख्र करना चाहिए, जो कुछ आप हैं और जो कुछ आपके पास है उस पर आपको फ़ख्र करना चाहिए। सर्वाइवलिस्ट आप देखेंगे, अभी हम स्टोरी की समरी पढ़ेंगे और आप जैसे जैसे आगे ये नावल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सर्वाइवल, बका की जंग है फ़िश और ओल्ड मैन के दरमियान। कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सिर्फ बका की जंग है, क्योंकि ओल्ड मैन फ़िश नहीं पकड़ेगा तो मारा जाएगा और फ़िश नहीं लड़ेगी तो मारी जाएगी। फ्रेंडशिप है इसमें एक बहुत अहम थीम है। मैनोलिन और ओल्ड मैन का रिश्ता है, मार्लिन और ओल्ड मैन का रिश्ता है, और एक अहम थीम है मैन अगेंस्ट नेचर, कि कैसे इंसान जो है वो फितरत या कुदरत के ख़िलाफ़ या डेस्टिनी के ख़िलाफ़ लड़ता है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है।
कॉन्फ्लिक्ट्स दो किस्म के हैं। एक इंसान अपने आप से लड़ रहा है, मैन वर्सेस सेल्फ है, कि क्या वो अपनी जो फिज़िकल उसकी बाउंड्रीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जाकर, उनके अगेंस्ट जाकर वो लड़ सकता है, और मैन वर्सेस मैन है। और एक है मैन वर्सेस नेचर, जिसमें वो मार्लिन से लड़ रहा है, वो सी की प्रॉब्लम से लड़ रहा है, वो शार्क्स से लड़ रहा है। तो दो किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसमें। कैरेक्टर्स हैं इसके, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हैं, अच्छी बात है पढ़ने के लिए। सैंटियागो है वो ओल्ड फिशरमैन जिसकी ये स्टोरी है। उसके पास एक उसका हेल्पर हुआ करता था मैनोलिन, जो अब उसके पेरेंट्स ने सैंटियागो की हेल्प करने से मना कर दिया है उसे। एक छोटा लड़का है मैनोलिन, मार्लिन वो बिग फ़िश है, और ये एक सिंबॉलिक कैरेक्टर है क्योंकि ज़ाहिर है मार्लिन जो है वो कोई इंसान तो नहीं है, वो एक बड़ी सी मछली है। लेकिन जिस तरह सैंटियागो से बात करता है और जिस तरह हेमिंग्वे ने उसे प्रेजेंट किया है, तो वो बाकायदा एक कैरेक्टर है। शार्क्स एक कैरेक्टर हैं, वही बात है, सिंबॉलिक कैरेक्टर हैं कि वो एनिमीज़ हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आपके ज़िंदगी में आती हैं जब आप अपने मंजिल के करीब होते हैं। सी नेचर है, वर्ल्ड है, सी भी एक सिंबॉलिक कैरेक्टर है। नेचर है, वर्ल्ड है, हम दुनिया से मोहब्बत करते हैं, दुनिया हमारे हक में भी हमें सपोर्ट करती है, हमारे ख़िलाफ़ भी जाती है। और एक ग्रेट जो डिमिगियो है जो कि एक इंस्पिरेशन है, और ऐसे इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ हमारी लाइफ में होती हैं। पॉइंट ऑफ व्यू है इसका, एक थर्ड पर्सन नैरेटर है। ऐसे महसूस होता है कि कोई तीसरा शख्स है जो हर जगह पे मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट है, और वो डिटेल दे रहा है हर चीज़ की। और वही थर्ड पर्सन जो है वो हमें कैरेक्टर्स की फीलिंग्स के बारे में बताता है। सैंटियागो क्या सोच रहा है, हालात कैसे हैं, मैनोलिन क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, और इसी थर्ड पर्सन नैरेटर के थ्रू ये सारी की सारी स्टोरी आगे पता चलती है। समरी इसकी सिंपल है। एक बूढ़ा फिशरमैन है, 84 डेज़ हो गए हैं उसे विदाउट फ़िश, 84 दिन से वो समुंदर में जा रहा है, कोई मछली नहीं मिल रही। और मैनोलिन जो उसका हेल्पर है, जो पहले 84 दिन उसके साथ जाता रहा है, अब उसके पेरेंट्स उसको नहीं भेजना चाहते उसके साथ, लेकिन वो बच्चा चाहता है कि वो सैंटियागो की हेल्प करे, क्योंकि उसे अपना मोहसिन मानता है, क्योंकि सैंटियागो ने ही उसे फ़िशिंग करना सिखाया है। लेकिन सैंटियागो इस बात से परेशान नहीं होता, वो अकेला ही जाता है और डीप सी में, गहरे समुंदर में जाता है, और वहाँ जब वो हुक करता है, पकड़ लेता है, चारा निगल लेती है उसकी, वो एक बहुत बड़ी मछली है, बिग मार्लिन। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि फ़िश इतनी बड़ी है कि उसकी बोट से भी बड़ी है, तो फ़िश जो है वो इस छोटे से रस्सी से हार नहीं मानती जो कॉर्ड उसने निगल ली है, और वो चाहती है कि किसी तरह ये निकाल दे। पहले वो कोशिश करती है, फिर वो ये कोशिश करती है कि डीप सी में चली जाए, फिर वो स्विमिंग स्टार्ट कर देती है। पहले सैंटियागो वेट करता है कि मछली थक जाएगी, लेकिन मछली उसकी सोच से ज़्यादा ताकतवर है और वो नहीं थकती और स्विमिंग करती रहती है, और सैंटियागो को लगता है कि उसे नहीं। और उसके बाद एक फ़ाइट होती है, और फाइट में फाइनली सैंटियागो जो है वो एक क्लब, एक नेज़े के ज़रिए उसको, मछली को मार देता है और उसको ले जाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि चूँकि शार्क्स जो होती हैं वो खून की खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो जैसे ही खून फैलता है समुद्र में, तो शार्क्स आ जाती हैं उस मार्लिन का गोश्त खाने। सैंटियागो उनसे भी बेयर हैंडेड फाइट करता है अपने छोटे छोटे हथियारों के ज़रिए, और आखिरी शार्क तक मार भी गिराता है। लेकिन क्लाइमेक्स ये है कि शार्क्स जो हैं वो सारा का सारा गोश्त खा चुकी होती हैं उस टाइम तक, और सैंटियागो जो साहिल समुंदर पर लेके जाता है वो सिर्फ़ एक उसका स्केलेटन है, उसका सिर्फ जो पिंजरा रह गया है जो शार्क्स ने छोड़ा है वो है, जो उसके हड्डियाँ थीं वो। और लेकिन जब वो जब पहुंचता है तो लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं और उसे नापते हैं और उसे प्रेज़ करते हैं, और एंड रिज़ल्ट ये निकलता है कि इट डज़न्ट मैटर कि वो मछली वापस लाने में कामयाब हुआ या नहीं हुआ, उसकी डिटर्मिनेशन जीत गई। जो वो कहता था कि मैं ज़रूर एक ना एक दिन कामयाब होऊंगा। आज के लिए इतना ही। काम आपका ये है कि आपने ये वीडियो देखनी है, एक डिटेल इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन इस नोवेला पर तैयार करना है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि डिस्कस व्हाट इज़ ओल्ड मैन इन द सी, प्लीज़ डिस्कस या ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट इज़ द नावल, या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे इंट्रोडक्शन कैसे करवाएंगे इस नावल का।
पहले 4 पेजेस जो हैं वो नॉवल के वो आपने पढ़ने हैं और उसमें सैंटियागो की फ़िज़िकल डिटेल जो फ़ीचर्स हैं उनकी काफ़ी डिटेल दी हुई है। तो आपने टेक्सचुअल डिटेल देनी है, यानी टेक्स्ट में से वो लाइन्स लिखनी है निकाल कर जिसमें सैंटियागो के फ़िज़िकल फ़ीचर्स की बात हो रही है, और पहले 4 पेजेस की समरी भी तैयार करनी है। ये तीनों आपके काम हैं और ये काफ़ी लंबे चौड़े काम हैं, तो ये आपने इसके लिए आपको पूरा 1 दिन मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।